Hello everyone, this is CS Vikram Chiroi and welcome to Affordable Classes. GIGL की क्लास में हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चैप्टर हमारा कर रहे हैं अभी, जिसमें ऑलरेडी हमारी 4 क्लासेस हो चुके हैं। आज की जो ये क्लास है हमारी लास्ट क्लास इस चैप्टर की रहेगी और इसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट किया था, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था, है ना। तो अब उसको आगे फर्दर हम स्टार्ट करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था अपने लास्ट क्लास में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उस चीज को। भाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमने पढ़ा था, है ना। यहाँ पे क्या है कि जो भाई ये कहना चाह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहना चाह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस क्या होगा कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो सीम टू बी डन। इसके अंदर ये कहना चाह रहा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहना चाह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई जो जस्टिस होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा जस्टिस का, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा जस्टिस का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, जस्टिस न्याय होना, न्याय होना चाहिए। ये तो कहता ही है कि जो भी हो न्याय के अंदर हो, न्याय होना चाहिए, ये तो है ही, पर न्याय दिखना भी चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, न्याय हुआ दिखना भी चाहिए। मीन्स जस्टिस मस्ट नॉट ओनली टू बी डन, जस्टिस मस्ट नॉट only to be done but it is seem to be done, but also seem to be done। न्याय हुआ दिखना भी चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो, लोगों का जुडिशियल सिस्टम के अंदर विश्वास हो, जिसकी वजह से लोगों का जुडिशियल सिस्टम के अंदर क्या हो, विश्वास, फेथ हो, विश्वास हो। Thus is necessary to inspire confidence to the people in the judicial system। क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है हमारा आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर मैं बात करूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर मैं आर्टिकल 14 एंड 21 की बात करूं तो वो बात करते हैं किसकी, वो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। The court have always insisted that administrative agency must follow a minimal fair procedure। भाई कहना चाह रहा है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है वो एक फेयर प्रोसीजर को क्या करेंगी, फॉलो करेगी, पार्शियलिटी नहीं करेंगी किसी से, जस्टिस को ध्यान में रखते हुए ही चीजें करेंगी। The concept of natural justice has undergone a tremendous change over the years।
अब क्या है, किन किन प्रिंसिपल्स, क्या क्या रूल्स हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के। हमने पढ़ा था क्या क्या रूल्स हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के। व्हाट इज द रूल्स? रूल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, रूल क्या क्या है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के। एक रूल है रूल अगेंस्ट बाइस। बाइस मतलब पार्शियलिटी। रूल अगेंस्ट बाइस, जिसको नेमो जुडेक्स इन कोजुएसुआ भी कहा जाता है। और दूसरा क्या है, रूल ऑफ फेयर हियरिंग। रूल ऑफ फेयर हियरिंग, रूल ऑफ फेयर हियरिंग। तो इन रूल्स की हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं तो पहले हमारे पास आता है रूल अगेंस्ट बायस। क्या होता है, बात करते हैं। रूल अगेंस्ट बायस, रूल अगेंस्ट बायसनेस। ये कहना चाह रहा है इस रूल के अकॉर्डिंग टू दिस रूल, no person should be made a judge in his own case। रूल अगेंस्ट बाउसनेस कहता है कि किसी भी पर्सन को अपने केस के अंदर, अपने मुद्दे के अंदर जज नहीं बनाया जाएगा। बायस क्या है, बायस का मीनिंग क्या है? बायस मीन्स ऑपरेटिव prejudice whether conscious or unconscious in relation to a party or issue। इसका मीनिंग होता है ऑपरेटिव प्रीजुडाइस। बायसनेस का मीनिंग होता है ऑपरेटिव प्रीजुडाइस वेदर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इन रिलेटेड टू पार्टी। इट इज अ प्रिजम्पशन दैट पर्सन कैन नॉट टेक एन ऑब्जेक्टिव डिसीजन इन केस इन विच ही हैज इंटरेस्ट। ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई पर्सन किसी मैटर के अंदर या किसी केस के अंदर इंटरेस्टेड है तो वो पर्सन एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ऐसे पर्सन को जज नहीं बनाना चाहिए एज पर दी रूल अगेंस्ट बायस की। अगर मैं बात करूं, ऐसे पर्सन को जज नहीं बनाना चाहिए जो क्या है, किसी केस के अंदर इंटरेस्टेड। अब बायसनेस कितने तरह की होती है? बायस जो है 3 तरह के होते हैं। बायसनेस जो होती है 3 तरह की होती है। पेक्यूनियरी बायस का मीनिंग होता है एक तरह से इंटरेस्ट। बायस का मीनिंग होता है इंटरेस्ट। पेक्यूनियरी बायस के भी बोल सकते हैं इसको, पर्सनल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, पर्सनल बायस भी बोल सकते हैं, और सब्जेक्ट मैटर बायस भी बोल के यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर बायस। अब बात करते हैं पेक्यूनियरी बायस क्या होता है। जुडिशियल अप्रोच इज unanimous on the point that any financial interest of an adjudicatory authority in the matter। इसमें लिखा जाता है कोई भी अगर मॉनेटरी फाइनेंशियल, पेक्यूनियरी क्या होता है, फाइनेंशियल या मॉनेटरी,
मॉनेटरी, किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, किसी एडजुडिकेटरी अथॉरिटी का अगर किसी केस में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो उसको बोलते हैं इट इज अ पेक्यूनियरी बायस, इट इज अ पेक्यूनियरी बायस। पेक्यूनियरी इंटरेस्ट हाउएवर इनसफिशिएंट विल डिस्क्वालीफाई अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग अ जज। ये कहना चाह रहा है जो पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है, पेक्यूनियरी इंटरेस्ट समटाइम्स क्या होता है, इनसफिशिएंट है, जो एक जज को काम करने के लिए डिस्क्वालीफाई करता है। पेक्यूनियरी इंटरेस्ट जो होता है, पेक्यूनियरी इंटरेस्ट जो है वो इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है किसी जज को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट मतलब कि भाई अगर पेक्यूनियरी इंटरेस्ट किसी जज का है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं भी हो सकता, वो इनसफिशिएंट है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी जज का पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। Thus a pecuniary interest, however insufficient will disqualify a person from acting a judge। अब कहते हैं पर्सनल बायस। पर्सनल मतलब पर्सनल इंटरेस्ट, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट। भाई कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी जज का क्या हो सकता है, पर्सनल इंटरेस्ट होके यहाँ पर चल सकता है। हो सकता है कोई भी पार्टी जो डिस्प्यूट है, जिन दो पार्टी का झगड़ा हुआ है, उनमें से एक पार्टी क्या हो, जज की क्या हो सकती है, रिलेटिव्स हो सकती है। तो यहाँ पे जज का क्या आ सकता है, पर्सनल इंटरेस्ट आ सकता है, पर्सनल इंटरेस्ट आ सकता है। तो अगर इस तरह का कोई इंटरेस्ट है, इसको बोलते हैं पर्सनल बाइस। और अगर ऐसा कोई पर्सनल इंटरेस्ट मिला तो वो जज को क्या करेगा, वो जज को डिस्क्वालीफाई कर देगा कि आप उस मुद्दे को नहीं एडजुडिकेट करेंगे। उस चीज में क्या होता है, फिर आप उस मुद्दे को, जज को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि आप उस मुद्दे को नहीं सुनेंगे। ठीक है, पर्सनल बायस समझ आ गया। अब आता है सब्जेक्ट मैटर बायस। अब क्या आता है, सब्जेक्ट मैटर बायस। सब्जेक्ट मैटर बायस की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर बायस? सब्जेक्ट मैटर बायस क्या होता है? जज में हैव अ इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। किसी सब्जेक्ट मैटर के अंदर, है ना, किसी केस के अंदर अगर जज का क्या है, इंटरेस्ट है, जज इंटरेस्टेड है किसी केस के अंदर। सब्जेक्ट मैटर बायस में क्या होता है, अगर किसी केस के सब्जेक्ट मैटर में क्या है, जज का इंटरेस्ट है किसी केस में, मतलब वो क्या है, वो खुद ही, जज खुद ही किसी केस के अंदर अगर पार्टी है, कोई पार्टी है, या उसका किसी केस से डायरेक्ट रिलेशन है, तो इस तरह की चीजों को बोला जाएगा सब्जेक्ट मैटर बायस। अगर किसी केस के अंदर जज का क्या है, इंटरेस्ट है, या वो केस जज से रिलेटेड है, तो उसमें बोला जाएगा वो सब्जेक्ट मैटर बायस है। और उस ग्राउंड के ऊपर क्या किया जाएगा, उस ग्राउंड के ऊपर जज को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जज को क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये होता है रूल अगेंस्ट बायस।
बायस, रूल अगेंस्ट इंटरेस्ट। बायस का मीनिंग क्या है? इंटरेस्ट। रूल अगेंस्ट बायस। अब आज बात करते हैं दूसरा रूल। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की। कौन सा रूल? रूल ऑफ फेयर हियरिंग। रूल ऑफ फेयर हियरिंग, इसकी बात करते हैं। रूल ऑफ फेयर हियरिंग क्या होता है? The second principle of natural justice is that no one should be condemned unheard. It required that both sides should be heard before passing an order. रूल ऑफ फेयर हियरिंग क्या कहता है कि भाई अगर कोई ऑर्डर जब जज पास करेगा, रूल ऑफ फेयर हियरिंग क्या कहता है, अगर जज कोई ऑर्डर पास करता है तो वो दोनों पार्टी को पहले क्या करेगा? सुन के यहाँ पर चलेगा। दोनों पार्टी को सुन के यहाँ पर चलेगा, दोनों पार्टी को अच्छे से सुनेगा। दिस रूल इम्प्लाई दैट person against whom an order to his prejudice is passed should be given information as to the charges against him and should be given opportunity to submit his explanation here. ये कहना चाह रहा है रूल अगेंस्ट फेयर हियरिंग क्या कहता है? ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी जज अगर ऑर्डर पास करता है, ऑर्डर पास करता है तो वो दोनों पार्टीज को पहले अच्छे से सुनेगा, अच्छे से सुनेगा, अच्छे से सुनेगा। अगर किसी भी पर्सन के खिलाफ, किसी भी पर्सन के खिलाफ अगर कोई प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही है, कोर्ट में चल रही है, तो उस पर्सन को फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, दी जाएगी। किस चीज के रिगार्डिंग? कि भाई क्यों, किस मुद्दे के, किस केस के, किस चार्ज के बेसिस पे उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चली है, और उसको अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी कि आप अपनी डिफेंस में क्या कहना चाहते हैं। ये क्या होता है? रूल ऑफ फेयर हियरिंग। फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द रूल ऑफ फेयर हियरिंग। अब रूल ऑफ फेयर हियरिंग के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो आते चलते हैं। राइट टू नोटिस, राइट टू नोटिस पहले आता है। रूल ऑफ फेयर हियरिंग के अंदर क्या होता है कि राइट टू नोटिस, राइट टू नोटिस। कोर्ट क्या है? कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी है वो क्या करेगी? जो भी पार्टीज हैं उनको प्रॉपरली नोटिस इशू किया जाएगा। नोटिस में भी टेकन एज स्टेटिंग द पॉइंट ऑफ हियरिंग, और नोटिस के अंदर प्रॉपरली बताया जाएगा कि किस चीज से रिगार्डिंग हियरिंग है। नोटिस इशू किया जाएगा पार्टीज को, जो भी पार्टीज हैं, उस इंटरेस्टेड पार्टी जो भी है, उस पार्टीज को क्या किया जाएगा? राइट टू नोटिस। उनके पास राइट है किस चीज के रिगार्डिंग? नोटिस इशू करने के रिगार्डिंग। दूसरा, राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस। द पार्टी अगेंस्ट whom proceeding has been initiated must be given full opportunity to present his case and evidence in support of it. मतलब उसको भी जिसके अगेंस्ट कोई केस फाइल हुआ है,
तो उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भाई आप अपने डिफेंस में जो भी एविडेंस है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो दे के यहाँ पर चल सकते हो, जो भी एविडेंस है दे के यहाँ पर चल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। राइट टू रिब्यूट adverse evidence. For the hearing to be fair, adjudicating authority is not only required to disclose the person concerned, the evidence or material to be taken against him, but also provide an opportunity to refute the evidence or material. Cross-examination. Cross-examination of witness by the adverse party is called cross-examination. The main aim of cross-examination is to detection of falsehood in the testimony of the witness. The rule of natural justice say that evidence may not be read against a party unless the same has been subject to cross examination. मतलब cross examination भी क्या किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी चेक किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आप क्या कर सकते हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी अपॉइंट करके यहाँ पर चल सकते हो। डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस, फेयर हियरिंग के अंदर प्रॉपर डिस्क्लोजर, अ पार्टी मस्ट बी गिवन फुल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन एवरी मटेरियल दैट इज शोन टू बी रिलाइड अपॉन अगेंस्ट इट। मतलब हर एक एविडेंस के बारे में प्रॉपर्ली बताया जाएगा, अनलेस ऑल मटेरियल ऑन व्हिच द प्रोसीडिंग इज बेस्ड इज डिस्क्लोज्ड टू द पार्टी, ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ। भाई क्या नाम है कि भाई उन एविडेंस के बेसिस पे, जब तक उसको एविडेंस की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कि जिस एविडेंस के बेस पे क्या हुआ है, प्रोसीडिंग हुई है ना, तो जिस एविडेंस पे प्रोसीडिंग बेस है उस एविडेंस को प्रॉपर्ली क्या किया जाएगा, डिस्क्लोज किया जाएगा। स्पीकिंग ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब है कि भाई सबको बोलने के लिए टाइम दिया जाएगा, एक स्पीकिंग ऑर्डर होगा, प्रॉपर्ली सबको अपनी बात रखने का टाइम दिया जाएगा। तो ये होती है भाई फेयर हियरिंग के अंदर, फेयर हियरिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। भाई फेयर हियरिंग के अंदर सबको बोलने का, सबको अपनी बात रखने का, सबको नोटिस, हियरिंग का नोटिस भेजने का, एविडेंस दिखाने का, प्रेजेंट करने का, सबके पास क्या होगा, राइट होगा। सबके पास क्या होगा, राइट होगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं, एक्सेप्शन क्या है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ, what are the exception of principle of natural justice? क्या क्या एक्सेप्शन है? पहली एक्सेप्शन है स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन, स्टैट्यूटरी exclusion. The principle of natural justice may be excluded by the statutory provision, where the statute expressly provide for the observation of the principle of natural justice. The provision is treated as mandatory and the authority is bound by it. Where the statute is silent as to the observance of the principle of natural justice, such silence is taken to imply the observance thereto. However, the principle of natural justice are not capable of exclusion. The statute may exclude them when the statute expressly or necessary implication exclude the application of principle of natural justice. The court do not ignore the statutory mandate. अगर किसी लॉ के अंदर, अगर किसी लॉ के अंदर क्या किया है, एक्सप्रेसली बताकर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को एक्सक्लूड कर दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को क्या कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है, हटा दिया गया है कि भाई
यहां पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, कोर्ट क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। कोर्ट क्या करेगी, इग्नोर करेंगी। वहां पर फिर ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं लगेगा। जहां पर किसी लॉ के अंदर स्पेसिफिकली बताकर, लिखकर, लॉ में मेंशन करके प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को क्या कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। वेयर द स्टैट्यूट एक्सप्रेसली प्रोवाइड फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द प्रोविजन इज ट्रीटेड एज मैंडेटरी एंड अथॉरिटीज बाउंड टू इट। तो फिर वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो हैं वो फॉलो किए जाएंगे। वेयर द स्टैट्यूट इज साइलेंट, फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ऑब्जर्व किया जाएगा। जहां पर स्टैट्यूट्स एक्सप्रेसली क्या कर देता है, जहां पर लॉ स्पेसिफिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को क्या कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है। इमरजेंसी, इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, इन एक्सेप्शनल केसेस ऑफ इमरजेंसी एंड urgency where prompt and preventive action is required, the principle of natural justice not observed। ये कहना चाह रहा है कि भाई किसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, किसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, सिचुएशन के अंदर अगर किसी जुडिशियल अथॉरिटी को, किसी जुडिशियल अथॉरिटी को ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लेना हो तो, डिसीजन लेना हो तो वहां पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं लगेगा। ये बात आती है, आगे बात करते हैं। तीसरी एक्सेप्शन क्या है, इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन। The court of natural justice are not attract in case of the rule of natural justice, वो नहीं लगेगा in case of interim disciplinary action। For example, the order of suspension of employee pending an inquiry against him is not a final but interim order, and the application of the rules of natural justice is not attached to the case of such order। मान लो किसी पब्लिक ऑफिसर ने कोई करप्शन किया और वो पकड़ा गया और उसके अगेंस्ट इंक्वायरी लग गई, है ना, उसके अगेंस्ट क्या हो गया, इंक्वायरी लग गई और उसको सस्पेंड कर दिया गया। कोर्ट ने उसको सस्पेंड करने का ऑर्डर दे दिया। तो ये जो सस्पेंशन का ऑर्डर है, जो ये सस्पेंशन का ऑर्डर है, इसको हम फाइनल ऑर्डर नहीं कहेंगे, फाइनल ऑर्डर नहीं कहेंगे, बट ये एक इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन है। ये एक इंटरिम क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शन है, डिसिप्लिनरी एक्शन है। ये एक इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन है। और यहां पर जो ये रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जो रूल ऑफ
रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं होगा, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एकेडमिक इवैल्यूएशन। एकेडमिक इवैल्यूएशन, जहां पर किसी स्टूडेंट को किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है ना, जहां पर उसकी कोई अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस की वजह से या उसकी कुछ गलत काम की वजह से किसी स्टूडेंट को अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से सस्पेंड कर दिया गया है, जब तक कि प्री डिसीजन ना आ जाए, उसको हटा दिया गया है, तो उस केस में भी द सुप्रीम कोर्ट वाज मेड इट क्लियर दैट if it competent academic authority assess the work of student over a period of time, thereafter declare his work unsatisfactory, the rule of natural justice may be excluded, but the exclusion does not apply in case of disciplinary matter. ये कहना चाह रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, किसी स्टूडेंट की बहुत ही खराब परफॉर्मेंस की वजह से उसको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया है, तो वहां पर भी जो रूल है, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होगा, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद आता है इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। क्या है? इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, इसकी बात करते हैं, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी की बात करते हैं। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी क्या होता है? आगे पॉइंट आता है इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, where the authority deal with the large number of person is not practicable to give them opportunity of being heard in such a condition that court does not insist to the observance of rule of natural justice। ये कहना चाह रहा है कि भाई कोर्ट के लिए अगर मान लो पब्लिक ने केस फाइल कर दिया, पब्लिक के अंदर मान लो 1000 लोग हैं, 1000 पीपल है, पब्लिक ने केस फाइल कर दिया और किसी एजेंसी के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, ठीक है ना, तो कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हर एक पर्सन को बैठ के आराम से सुने, नहीं, तो इस केस में जो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वहां पर बिना सारी पार्टी, बिना सब सारे पर्सन को सुने जो कोर्ट अगर ऑर्डर दे देती है तो वो भी, और वो किस रीजन की वजह से, ड्यू टू कि भाई सबको सुनना प्रैक्टिकेबल ही नहीं था, तो वहां पे भी रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं लगेगा। तो ये जो हमारा चैप्टर था एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी के लिए हमारी इस क्लास में इतना ही है।